अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने मैग्ना कार्टा को डिस्कस किया। अब इसमें एक इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है 1689 का, इसको डिस्कस करेंगे। जो इंग्लैंड में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग होते हैं, वो किंग जेम्स जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और ये जो लोग होते हैं, इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में इसकी अपनी बेटी मैरी टू और उसका डेथ हस्बैंड जो है विलियम, वो भी इनमें शामिल होता है। अब इसके नतीजे में, इस सिविल वॉर के नतीजे में एक बिल जो है वो साइन होता है जो कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 कहलाता है। इस बिल के नतीजे में बहुत सारे जो पावर्स हैं, राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो बादशाहत से मुंतकिल हो जाते हैं लोगों की तरफ और पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट को मोर पावरफुल बनाने के लिए, आप पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है या इंग्लिश पार्लियामेंट है, उसने एक बतदरीज एक इर्तिकाई अमल तय करते हुए यहाँ तक पहुँची है। अब जो मोस्ट पावरफुल ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, तो उसने एक इर्तिकाई अमल तय किया है यहाँ तक आने में। बादशाहत से जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो बतदरीज एक इर्तिकाई अमल से जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल हुए हैं। इस इर्तिकाई अमल में ये बिल ऑफ राइट जो है ये एक नई जहद है, या यहाँ से आप यूँ समझ सकते हैं, यहाँ से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो मोस्ट पावरफुल होना शुरू हुई। अब ये बिल जो है 1689 में ये पास होता है। इसमें जो बेसिक चीज़ें या बेसिक पावर्स पार्लियामेंट को या फिर लोगों के फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स जो है उनको दिए जाते हैं, तो उनकी तरफ जो मुंतकिल होते हैं, इसको हम बेसिकली 3 बेसिक चीज़ें डिटरमिन कर लेते हैं कि ये जो हैं ये इस बिल में पास हुई हैं। सबसे पहली बात जो वो ये थी कि जो सक्सेशन ऑफ क्राउन है, जो क्राउन की जेम्स के बाद जो क्राउन का हकदार ठहरता है वो इसकी बेटी मैरी टू और इसका हस्बैंड जो है विलियम, ये दोनों को रूलर बनते हैं इंग्लैंड में। अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि इस प्रोटेस्ट के नतीजे में ये जो दोनों, ये किंग और क्वीन दोनों को रूलर के तौर पर सामने आते हैं। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बहुत सारे इख्तियारात, बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। इसमें सबसे जो बेसिक पावर है वो लेजिस्लेशन पावर है। एक्चुअली ये जो किंग था, ये पार्लियामेंट के बहुत सारे जो पावर्स हैं उसको काबू किए बैठा था। इसके अलावा लोगों पर टैक्सेस, फाइन और इस तरह के जो क्रूअल पनिशमेंट्स हैं वो दी जाती थी। इसके ख़िलाफ़ जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो एक सिविल वार लड़ते हैं। अब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो है लेजिस्लेशन पावर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिलती है। इससे पहले जो किंग था वो इंटरफेयर करता था लेजिस्लेशन में भी, बल्कि वो खुद करता था। इसके अलावा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें जो मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी जो इम्प्लीमेंट करती थी लॉ को, उसमें किंग की इंटरफेरेंस होती थी। मतलब कि किंग की मर्ज़ी के बगैर ना तो लेजिस्लेशन होती थी और ना इसकी इंटरप्रिटेशन या इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। और जो तीसरी बेसिक चीज़ थी वो ये था
कि लोगों को कुछ इख्तियारात दिए गए, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर्सनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ पर्सनल जो प्रोफेशन है, जो बिज़नेस है, इस तरह के कुछ इख्तियार दिए गए। अगर हम बात करें इसमें, अभी हम जब स्लाइड्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे, तो इसको मैंने जो 13 तकरीबन आर्टिकल हैं जो मैंने स्लाइड में दिए हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसका जो लीगल इफ़ेक्ट होता है ब्रिटिश या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लीगल इफ़ेक्ट है वो सबसे पहली बात तो ये है कि आयरलैंड जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अब भी ये बिल ऑफ राइट एक हिस्सा है, अब भी बुनियादी हिस्सा है। इंग्लिश जो है बिल ऑफ राइट्स है इंग्लिश। इसके अलावा जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये बिल ऑफ राइट्स जो है ये टोटली तौर पर उनको एक नई राह दिखाता है, एक नया जो है वो चहत सामने आती है। इसमें जो सक्सेशन ऑफ क्राउन वो डिसाइड होता है, बहुत सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को मिल जाते हैं, लोगों को मिल जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये 3-4 चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपने जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, तो वहाँ से मैं आपको कम्प्लीटली इसको हम डिस्कस करते हैं। Now we'll discuss our slides one by one. Actually, English Bill of Rights is an act declaring the rights and liberties of the subject and settling the succession of crown. English Bill of Rights was an act signed into law in 1689 by William III and Mary II, who becomes co-ruler in England after the overthrow of King James II. The bill outlined specific constitutional and civil rights and ultimately gave parliamentary power over the monarchy. स्टूडेंट्स, ये जो विलियम III है ये मैरी II का फादर है। मैरी II शादी करती है किंग जेम्स, ये डिच किंग है, प्रिंस है जेम्स II, इसके साथ शादी करती है। एक्चुअली विलियम III जो है वो बहुत सारे पार्लियामेंट्री जो पावर्स एंड लिबर्टीज़ हैं उनको दबाई बैठा है, और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसके ख़िलाफ़ जो है वो सिविल वार एक चलाते हैं, इसके साथ बाकायदा तौर पर जंग करते हैं। और विलियम III जो है इसकी बेटी मैरी II जो है वो भी इन प्रोटेस्टेंट जो हैं, जो ये करने वाले हैं, ये जो एहतजाज करने वाले हैं, इनके साथ शामिल है। और बाद में जब इसकी शादी किंग जेम्स के साथ होती है, किंग जेम्स II के साथ होती है, तो ये दोनों, जब विलियम III को इंग्लिश जो है पार्लियामेंट से जुदा कर दिया जाता है, इससे क्राउनशिप ले ली जाती है, तो ये मैरी II और किंग जेम्स II जो हैं ये दोनों को रूलर बनते हैं इंग्लैंड के। अब ये जो सिविल वार जारी थी, ये जो रेवोल्यूशन था, इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशंस कहा जाता है, जो कि 1688 से 1689 तक चलता है। और इसके नतीजे में जो हैरी है और किंग जेम्स हैं, ये दोनों सक्सेसर डिक्लेयर होते हैं क्राउन के। एक्चुअली इस रेवोल्यूशन के नतीजे में
जब ये बिल ऑफ राइट्स, जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, ये साइन होता है, इसमें बेसिकली 3 बेसिक चीज़ों की डिटर्मिनेशन होती है, 3 बेसिक चीज़ों को डिटरमिन किया जाता है। अब वो 3 बेसिक चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली जो है वो है जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसको बहुत सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं। बादशाहत के बहुत सारे इख्तियारात इंग्लिश पार्लियामेंट को दे दिए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो डिटरमिन की जाती है वो क्राउनशिप है, मतलब कि सक्सेसर्स ऑफ क्राउन हैं जो कि डिटरमिन किए जाते हैं कि इसके बाद बादशाहत जो है वो किन हाथों में होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो ब्रिटिश के लोगों को दिए जाते हैं। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है ये मार्ज़े वजूद में आता है। कर रहे थे ये जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 है, इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब ये जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एक बतदरीज इर्तकाई अमल तय करते हुए ये मोस्ट मॉडर्न जो है इस शेप में आया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश जो पार्लियामेंट है इसने एक बतदरीज इर्तकाई अमल तय करते हुए इस जो पोजीशन में आई है। चूँकि बरतानिया में बादशाहत थी और ये इख्तियारात, बादशाहत के तमाम इख्तियारात बतदरीज जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिलते रहे और ब्रिटिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे चलकर मैं एक और नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये बरतानिया में, या आप यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में या इंग्लिश हिस्ट्री में कैसे शामिल किए गए। इससे पहले जो हमारा एक लेक्चर था मैग्ना कार्टा के बारे में जो 1215 में साइन हुआ था, तो ये मैग्ना कार्टा फर्स्ट वो बुनियाद है या पहली वो बुनियाद है जब से फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक़ जो हैं वो इंग्लिश जो पीपल्स हैं उनको मिलने शुरू हुए, या वहाँ पर जो मोस्ट पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आना शुरू हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ये जो बिल ऑफ राइट है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अभी एक क्वेश्चन ये जो है स्लाइड्स इसको एक्सप्लेन करते हुए शुरू में मैंने आपसे बताया था कि ये जो एक्ट है ये डिक्लेयर करता है कुछ राइट्स एंड लिबर्टीज़ जो हैं, कुछ हकूक़ और कुछ आज़ादियाँ जो हैं उसको डिक्लेयर करता है और फिर सेटल करता है, एक डिटरमिन करता है सक्सेशन ऑफ क्राउन को। अब वो राइट्स और लिबर्टीज़ क्या क्या हैं? एक्चुअली इसमें मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में ये जो है इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है वो हमें बताता है। इसमें सबसे पहले वो राइट्स और लिबर्टीज़ हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये जो राइट्स एंड लिबर्टीज़ हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की हैं और कुछ वहाँ के जो लोग हैं उनकी है। और तीसरी जो चीज़ है वो सक्सेशन है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेशन है ऑफ द क्राउन। ठीक है, अब अगर आप देखें इस तरह, अगर हम ये देखें
कि बिल ऑफ राइट्स में क्या क्या चीज़ें जो ऐड की गई हैं। वो सबसे पहली वो लिस्ट है जिसमें किंग जेम्स की 3 की जो है वो मिस डीड्स, मतलब कि उसने जो जो पार्लियामेंट के साथ या लोगों के जो हुकूक व फ़राइज़ जो थे, हुकूक थे जो थे, राइट्स थे, लिबर्टीज़ थी, दबाई बैठा था, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद 13 आर्टिकल्स हैं, 13 आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिक फ्रीडम के बारे में हैं, जो स्पेसिफिक राइट्स के बारे में हैं, लिबर्टीज़ के बारे में हैं। और तीसरी जो ये चीज़ है ये सक्सेसर्स और टू द इंग्लैंड के बारे में है। ठीक है, अब ये जो 13 आर्टिकल्स हैं इसमें अगर हम चंद एक देखें तो बुनियादी तौर पर इसमें जो है वो सबसे पहले पार्लियामेंट को ही एड्रेस किया गया है कि विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ किंग और क्वीन की इंटरफेरेंस के बगैर जो है वो फ्रीडम दी गई है पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स को। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आते हैं, उनको आज़ादी दी गई है कि वो पार्लियामेंट के इजलास, इसका कोरम, इसकी इलेक्शन का तरीक़ाकार या इसके जो भी प्रिविलेजेस हैं उन सब के लिए इनको आज़ादी दी गई है। और किंग और क्वीन को रोका गया है, वो इसमें जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो स्पीच की आज़ादी दी गई है। जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि वो अपने ख़यालात या जो कुछ भी पार्लियामेंट में स्पीच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुनियादी चीज़ है वो रॉयल इंटरफेरेंस जो है, मतलब कि वही बात किंग और क्वीन जो है उसकी इंटरफेरेंस जो है ना लॉ में, उसको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट को दे दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो जो भी लेजिस्लेशन करती है या लेजिस्लेशन के लिए जो बिल्स पास होते हैं उनका जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में किंग और क्वीन जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जो पार्लियामेंट है उसकी जो मर्जी है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी जो मर्जी है वो जानना बहुत ज़रूरी है उस लेजिस्लेशन के प्रोसेस में। इसके बाद जब वो कानून बन जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनके मामलात में किंग और क्वीन जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। रॉयल इंटरफेरेंस को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रोका गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछा। अब देखें जो मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है ये 2 ईवानों पर मुश्तमिल है। उस वक्त ये एक ईवान पर मुश्तमिल थी जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाता था। इसके बाद ये हाउस ऑफ कॉमन जो है वो क्रिएट किया गया, वो बनाया गया। तो इस पार्लियामेंट जो है वो 2 ईवानों पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड कहलाता है और लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं बाय द विल ऑफ किंग और क्वीन, और कुछ उसमें कोटा के तहत आते हैं, कुछ उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, इस तरह होते हैं। बाकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उसके मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और वो लोगों से इलेक्ट होके आते हैं। इसके बाद जो फ्रीडम दी गई, जो लिबर्टीज़ दी गई, वो थी फ्रॉम क्रूअल एंड अनयूजुअल
पनिशमेंट एंड एक्सेसिव बेल। अच्छा, अब जो है ये ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बल्कि आम लोगों को ये राइट दिया गया कि उनको कभी भी जो क्राउन प्रेरोगेटिव्स हैं उसके तहत, जो किंग और क्वीन के जो इख्तियारात हैं उनके तहत किसी भी सूरत में किसी भी जो सिटीज़न है उसको ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जो कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की हियरिंग के बगैर हो। ये एक बुनियादी जो है या फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राइट दिया गया वो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन बाय रॉयल प्रेरोगेटिव्स है। अच्छा, इससे पहले बिल ऑफ राइट्स से पहले जो किंग होता था या क्वीन होती थी वो अपनी मर्जी से जब चाहे लोगों से टैक्स वसूल कर लेते थे। अब वो टैक्स किस तरह का होता था, वो ये चूँकि क्राउन प्रेरोगेटिव्स में ये चीज़ शामिल थी, रॉयल जो हैं वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए या फिर मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो टैक्स वगैरह लगाते थे। अब इसको बैन कर दिया गया। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कंसेंट के बगैर कोई टैक्स जो है वो किसी सूरत में इम्पोज नहीं किया जा सकता था। ये भी फ्रीडम दी गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो जो रॉयल्स थे, जो किंग और क्वीन होते थे, वो जब चाहे और जिसकी चाहे प्रॉपर्टी जो है वो फोरफीच कर लेते थे, उनको फाइन्स करते थे, इम्प्रिजन करते थे, मतलब के क्रूअल पनिशमेंट्स करते थे। अब उनको एक और फ्रीडम दी गई, फ्रीडम ऑफ फाइन्स एंड फोरफीचर विदाउट अ ट्रायल, मतलब के किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के हेयरिंग के बगैर या फिर ट्रायल के बगैर उनको ना तो फाइन किया जा सकता था ना उनकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा सकता था। मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स जो किसी तरह के भी हो सकते हैं उसको फोरफीच नहीं किया जा सकता, उनकी जब्ती नहीं की जा सकती। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट था जो कि बिल ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में शामिल किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो जो था रॉयल प्रेरोगेटिव्स में ये चीज़ शामिल थी कि रॉयल के वो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है या जितनी वो उसकी लिमिट है या जितना इंग्लैंड है उसके जो सिटीजन्स हैं, जब चाहे रॉयल जो है या किंग जो है या क्राउन जो है या क्वीन जो है वो जब चाहे जो सिटीजन्स हैं उनसे आर्म फोर्सेस जो हैं उसकी जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। मतलब कि फ़ौज की भर्ती कर सकते थे बगैर उनकी मर्जी जानने हुए। अब इस पर भी बैन लगा दिया गया, मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया कि आप किसी भी सूरत में जो है वो लोगों को फ़ौज में भर्ती नहीं कर सकते जबकि उनकी मर्जी ना ली जाए। तो ये बुनियादी कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ने पार्लियामेंट को और लोगों को दिए। अब जो था वो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 से पहले जो था वो रॉयल मोनार्की था, मतलब कि जो हुकूमत थी वो बादशाह की थी। ये बहुत सारे इख्तियारात जब लोगों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस को मिले तो जो ताकत का सरचश्मा है या ताकत की जो बेस है वो बादशाहत से पार्लियामेंट की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई। अब अगर हम देखें कि इसके असरात क्या हुए, कौन से वो जो थे पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पर इसके हम असरात देख सकते हैं। अब इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है इसने लॉन्ग लास्ट इम्पैक्ट छोड़ा
ऑन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट्स थी, जो हुकूमत थी, उस पर एक गहरा असर छोड़ा और इसने असर किया, असरअंदाज हुआ इंग्लैंड के लॉज पर, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पर जो गवर्नमेंट के मतलब थे, आइडियोलॉजी पर और यूनाइटेड स्टेट के, इसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और दूसरे जो कंट्री थे। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको और बताऊं, ये बिल ऑफ राइट्स अब भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मुकम्मल तौर पर अब भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। बाकी यूनाइटेड स्टेट में भी, इंग्लैंड में भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इसकी कुछ आर्टिकल्स हैं जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इख्तियारात जो हैं पार्लियामेंट को मिलने से जो रॉयल मोनार्की है वो कन्वर्ट होगी पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक जो लीगल अगर आप स्टेटस देखें इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस है वो एक्चुअली शुरू तो मैग्ना कार्टा से होती है, लेकिन ये इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स जो है ये उसमें एक बेसिक रोल प्ले करता है, एक बुनियादी रोल प्ले करता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, एक मैं क्वेश्चन जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा कि जो ह्यूमन, चूँकि हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स का है, हमने राइट्स पढ़ने हैं, हमने लिबर्टीज़ पढ़नी हैं, तो जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी हिस्ट्री या ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो हिस्ट्री है, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो जो बिल पेश हुए, जो जो बिल पास हुए, जो जो बिल, जिन बिल्स की बुनियाद पर लोगों को, पार्लियामेंट को इख्तियारात मिले, लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स या बुनियादी हकूक़ मिले, उन सब को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बुनियादी तौर पर ये मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ये वो बुनियादी आंसर हैं, ये वो बुनियादी एक्ट्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश या इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक नई जहत दी है, एक नया रूप दिया है, जिसकी बुनियाद पर इसको हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ा है। ठीक है, ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी यहाँ। अब इसके बाद मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट है 1689 का, जो 1689 का इंग्लिश ये बिल ऑफ राइट है, इसमें बुनियादी तौर पर ये चार चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस की गई हैं। पहले भी मैंने आपको बताया, आपसे डिस्कस किया, अब मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये है बिल ऑफ राइट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं? सबसे पहले तो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे पार्लियामेंटेरियंस थे, किंग जो जेम्स III था इसकी बेटी थी, इसका दामाद था, या दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने सबसे पहले तो किंग जेम्स III को बेनकाब किया, लोगों के सामने लाए कि ये जो किंग है ये इसकी ये मिसडीड्स हैं, ये बदनीयती हैं, पार्लियामेंट के साथ या लोगों के जो राइट्स हैं उनके साथ ये बदनीयती ये कर रहा है। मतलब कि उसको एक्सपोज किया, उसकी मिसडीड्स जो थी उसको एक्सपोज किया, उसकी जो बदनीयती थी
जो वो बादशाह बना बैठा था, जो लोगों के बहुत सारे राइट्स जो हैं वो काबू किए बैठा था, पार्लियामेंट के लिबर्टीज़, पार्लियामेंट की पावर्स, पार्लियामेंट्स के जो राइट्स थे या पार्लियामेंटेरियंस की जो पावर्स थी, उनको जो काबू किए बैठा था उसको एक्सपोज किया गया इस बिल ऑफ राइट्स में, सबसे पहले जो थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो 13 आर्टिकल्स हैं दैट आउटलाइन स्पेसिफिक फ्रीडम्स। ये 13 वो आर्टिकल्स हैं, ये 13 वो पॉइंट्स हैं जो कि कुछ मखसूस फ्रीडम्स जो हैं, मखसूस लिबर्टीज़ जो हैं, मखसूस राइट्स जो हैं उसको डिटरमिन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। अभी हम इसके बारे में फर्दन देखें, एक एक पॉइंट करके देखेंगे, डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी नेक्स्ट चीज़ जो है वो पावर ऑफ द मोनार्की है। अब जो सॉवरेनिटी है, ब्रिटिश सॉवरेनिटी है, ब्रिटिश या इंग्लैंड या इंग्लिश सॉवरेनिटी है, वो बादशाह के पास थी। मतलब कि पावर का जो मंबा था वो बादशाह था, वो उस वक्त का बादशाह था। अब ब्रिटिश इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 से ये पावर ऑफ जो मोनार्की है ये कन्वर्ट हो जाती है पार्लियामेंट की तरफ। ठीक है, और जो पावर ऑफ ये जो मोनार्की है ये जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हासिल हो जाती है। मतलब कि जो सॉवरेनिटी है वो पार्लियामेंट के पास या लोगों के पास आ जाती है इस इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट। अब बिल ऑफ राइट्स के बाद जो पार्लियामेंट का एक स्टेटस है, जो पार्लियामेंटेरियन का एक स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। एक्चुअली जो सॉवरेनिटी है, जो इंग्लिश सॉवरेनिटी है, आप जो हमारा स्टूडेंट्स जो हमारा इस्लामिक पोर्शन है ह्यूमन राइट्स का, हमने जो पहले डिस्कस किया था उसके लेक्चर्स मेरे इस यूट्यूब चैनल्स पर हैं, आप वो देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था सॉवरेनिटी के बारे में, बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई थी कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। तो पूरा लेक्चर था हमारा वो एक सॉवरेनिटी के बारे में। तो इक़्तिदार आला की जो ज़ात है, मतलब कि पावर्स का जो मंबा है वो इस्लामिक जो कंसेप्ट है इसके मुताबिक वो अल्लाह पाक की ज़ात है। जो इक़्तिदार आला की मालिक है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पार्लियामेंट है, जो एक इस्लामिक स्टेट की पार्लियामेंट है, वो एज अ नाइब वो इख्तियारात जो हैं वो यूज़ करते हैं। बट जो ब्रिटिश या इंग्लिश जो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, इसमें जो पावर का मंबा है, जो सेंटर ऑफ सॉवरेनिटी है या सॉवरेनिटी जिसके पास है वो वहाँ की जमहूर है, वो सिटीजन्स हैं। और फिर ये चूँकि इलेक्ट हो जाते हैं, ये सिटीजन्स अपनी ये पावर जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के ज़रिए से पार्लियामेंट को दे देते हैं। अब जो पार्लियामेंट है वो सेंटर ऑफ सॉवरेनिटी है, मतलब कि वो पावर्स का मंबा है या सॉवरेनिटी का जो सेंटर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक है, तो अब जो स्टेटस ऑफ, अगर हम स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये स्टेटस जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया जो इख्तियारात हैं, बादशाह अपने इख्तियारात जब वहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं, जब पार्लियामेंटेरियंस को स्पीच, पहले उनका मुंह सी दिया जाता है, बोलने की इजाज़त नहीं होती पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो आज़ादाना तौर पर बात कर सकते हैं। तो जो स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट है वो अक्सर चेंज हो जाता है। जो पावर ऑफ मोनार्की है वो पार्लियामेंट को मिल जाती है, या इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर ऑफ मोनार्की हासिल कर लेता है। अच्छा, इसके बाद एक और ऐसा पॉइंट है जो बड़ा गौर तलब है
मतलब कि सक्सेशन ऑफ क्राउन जो है वो डिटरमिन होता है। अब अभी मैंने हिस्ट्री इसकी डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि दो लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक गवर्नमेंट बनाने में। अब वो दो लोग कौन हैं? सबसे पहले एक तो इसी बादशाह की बेटी है, मैरी टू है। अब मैरी टू जो है वो अपने बाप के खिलाफ, अब बादशाह के खिलाफ पार्लियामेंटेरियन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है। अब जो इसका हस्बैंड है वो इसको किंग जेम्स या किंग जेम्स ऑफ ऑरेंज भी, ये डिच बादशाह था, डिच शहजादा था, तो इसकी शादी होती है इसके साथ। तो ये एक्चुअली इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन में, इस प्रोटेस्ट में, ये प्रोटेस्ट तो नहीं था, ये सिविल वार थी, इसमें पार्लियामेंटेरियंस की हेल्प करता है। इस हेल्प के नतीजे में, इस मदद के नतीजे में उसको ये रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसको बादशाहत में हिस्सादार बना दिया जाता है। अब ये जो थी मैरी टू और ये जेम्स टू जो हैं, ये दोनों सक्सेसर डिटरमिन हो जाते हैं, इनका तयन हो जाता है कि आइंदा के लिए ये दोनों बादशाह हैं। ठीक है। तो ये जो इंग्लिश जो हिस्ट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, या जो पार्लियामेंट की इनकी हिस्ट्री है, इसमें बड़ा ये खूबसूरत पॉइंट है। ठीक है। तो एंड पर ये अभी जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, किंग जेम्स जो था, थर्ड था, जेम्स स्वयं था, इसके जो बदनीयती थी, जो मिसडीड्स थी, जो इसकी चालाकियाँ थी, उसको एक्सपोज किया जाता है, उसको लोगों के सामने लाया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि बिल ऑफ राइट्स में क्या क्या बेसिक चीज़ें शामिल थी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये मैंने पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाई, फिर उसको डिस्कस किया दिया आपके सामने। अब ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ये जो है ये पड़ा हुआ है, ये जो वीडियो है, आप इसको देखें। इसके बाद जो हम दूसरे सोर्सेज यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारी क्लासेस होती है, या LMS पे होती है, या फिर हमने एक दो क्लासेस जो हैं वो गूगल जूम पे भी की हैं, तो उनकी भी मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं लगाऊंगा। तो वो जो क्लासेस हैं उनमें इस क्वेश्चन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, ये जो हमारा इसका लीगल स्टेटस क्या है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का। इस जो बिल ऑफ राइट्स हैं, जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, इसका लीगल स्टेटस क्या है हमारे आज के इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने शुरू में डिस्कस करते हुए आपको बताया था कि बिल ऑफ राइट ने एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक नई राह पर डाला है। इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ने जो एक आइडियोलॉजी है यूनाइटेड स्टेट की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, आयरलैंड की, न्यूजीलैंड की, या जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं, उनको एक नई जहद दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। उनको मॉडर्न जो पार्लियामेंट है, जो मॉडर्न जमहूरियत है, उसका सबक दिया है, उसको इनको बताया है। एक्चुअली जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो मॉडर्न जमहूरियत अब यूरोप में जो अब चल रही है, इसका जो शुरुआत है वो इसी इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से ही शुरू होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है ऑन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। ठीक है। इसके बाद
ये जो है इसने एक मखसूस इन्फ्लुएंस अपना डाला है। जो इंग्लैंड के लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ शोबे हैं, जो आइडियोलॉजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, तो इसमें एक मखसूस असर जो है वो लाया है। इसके बाद जो दूसरा एक अहम पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो ये है कि इस एक्ट ने लिमिटेड कर दी हैं द पावर ऑफ द रॉयल, या फिर जो किंग और क्वीन है उसकी जो प्रेरोगेटिव्स हैं, उनकी जो वो जो उनके जो इख्तियारात हैं उसको लिमिटेड कर दिया है। और ये सारी लिबर्टीज़, ये सारे राइट्स, ये सारे पावर्स, ये सारी जो हैं वो कन्वर्ट कर दी है, वो डाइवर्ट कर दी है इंडिविजुअल सिटीजन्स की तरफ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की तरफ। ठीक है, तो आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया, ये मैंने वो 13 आर्टिकल्स तो नहीं लिखे, उसमें से जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है। जो बुनियादी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं बिल ऑफ राइट्स में, उनको डिस्कस किया है। तो बाकी अगर आप मज़ीद मुकम्मल ये आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन इन रिटन फॉर्म मैंने क्वेश्चन बनाया है, वो वर्ड की फ़ाइल है, वो मैं आपको इसमें व्हाट्सएप पे या LMS पे भी वो पड़ी है। वो LMS पे भी हमारे पड़ी है, BZ की वेबसाइट पे जाके LMS पे जाके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप वो जो है वो व्हाट्सएप पे भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वो पूरा क्वेश्चन जो है वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सबसे पहले ये वीडियो आपने देखनी है, ध्यान से बैठ के सुनना है, इसके बाद आपने उस रीडिंग पे जाना है, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, उसमें मैंने मुकम्मल आर्टिकल्स जो हैं वो लिख दिए हैं। इसमें मैंने उसकी बुनियादी जो थीम है, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करने के लिए ये स्लाइड्स बनाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम इस स्लाइड को अपनी को डिस्कस करते हैं। ये वो 13 जो लिबर्टीज़ हैं, वो जो कंसेप्ट्स हैं राइट्स के, उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अभी मैंने डिस्कस करते हुए आपको बताया था, सबसे पहले तो पार्लियामेंट को डिस्कस किया गया है कि पार्लियामेंट जो है या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको फ्रीडम दी गई है, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये किंग था, ये पार्लियामेंट थी, ये इंग्लिश पार्लियामेंट थी, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स को बोलने की इजाज़त नहीं थी। उसको मखसूस टाइम दिया जाता था और बाज़ मेंबर्स को तो बोलने की भी इजाज़त नहीं होती थी। तो ये फ्रीडम दी गई इनको कि वो बगैर किसी रॉयल इंटरफेरेंस इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो स्पीच कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो इलेक्टेड मेंबर्स को बुनियादी हक दिया गया वो लेजिस्लेशन का था। पहले जो लेजिस्लेशन थी वो मुकम्मल तौर पर बादशाह का प्रेरोगेटिव्स था, लेकिन इसके बाद जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया। इसके बाद जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थी उनको कुछ बुनियादी हकूक दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस विद द लॉ। जो रॉयल इंटरफेरेंस थी लॉ के मतलब, उसको बैन कर दिया गया। अब जो रॉयल था, रॉयल मीन्स है जो क्राउन था, जो किंग था या जो क्वीन थी, वो ब्रिटिश जो या इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंग्लिश लॉ थे, उनकी
उनको बनाने में या लेजिस्लेशन जितनी भी होती थी वो ये किंग और क्वीन ही करते थे या इनकी मर्जी से ही होती थी। अब जब तक पार्लियामेंट की मर्जी नहीं होगी, इसकी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की का सिग्नेचर नहीं होंगे या वो जो सारा प्रोसीजर नहीं होगा तो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। रॉयल इंटरफेरेंस को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो एक्चुअली कुछ बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो इंग्लिश सिटीजन्स को दिए गए। उनमें सबसे पहला तो ये था कि जो रॉयल था, जो ये किंग था या क्वीन था, वो किसी भी वक्त किसी भी शहरी को पनिश कर सकता था, उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल सकता था। वो इम्प्रिजनमेंट कैसी भी हो, वो किंग और क्वीन की मर्जी होती थी। अब तमाम सिटीजन्स को ये राइट दिया गया कि वो किसी भी तरह की जो पनिशमेंट है उसको नहीं दी जा सकती, किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका एक फेयर ट्रायल ना हो। और फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, जो उसकी वो जब तक ना केस की समाअत करेगी तब तक जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन बाय रॉयल प्रेरोगेटिव्स है। एक्चुअली पहले भी हमने डिस्कस करते हुए ये बात डिस्कस की थी कि जो बादशाह था, जो किंग था या जो क्वीन थी, उसके पास ये इख्तियार था कि जब चाहे वो जो सिटीजन्स थे, जो सिटीजन्स ऑफ इंग्लिश या इंग्लैंड के थे या आयरलैंड के थे, उन पर जब चाहे वो टैक्स लगा देते थे। वो टैक्स किसी भी तरह के होते थे, वो वॉर टैक्स होते थे, वो किसी भी तरह के, वो बिजनेस पे थे, वो प्रॉपर्टी पे थे, वो किसी भी तरह के हो सकते थे। तो वो सारे जो हैं वो उसमें रॉयल जो प्रेरोगेटिव्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। टैक्स जो हैं वो पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियंस की मर्ज़ी के बगैर उनको ख़त्म कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम फाइन एंड फॉरफीचर विदाउट अ ट्रायल। अब ये भी लोगों के या सिटीजन्स के बुनियादी हुकूक में से एक है कि इससे पहले इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से पहले बादशाह का ये इख्तियार था, बादशाह के पास ये प्रेरोगेटिव था, ये बुनियादी उसका हक था कि वो जब चाहे जिसको चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी से उसको महरूम कर सकता था, जब चाहे जिसको चाहे फाइन कर सकता था और इसके लिए उसको किसी ट्रायल की ज़रूरत नहीं थी, उसको समाअत की ज़रूरत नहीं थी। ये बादशाह का इख्तियार था। बिल ऑफ राइट्स ने ये इख्तियार भी उससे छीन लिया कि फेयर ट्रायल के बगैर ना तो फाइन किया जा सकता है, ना किसी को किसी की प्रॉपर्टी उसके एसेट्स से महरूम किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस, ये भी फंडामेंटल राइट्स में से एक है। तो अभी हमने पिछले पॉइंट में ये बात डिस्कस कर ली कि किसी की प्रॉपर्टी जो है उसको फोरफीच नहीं किया जा सकता, उसकी जब्ती नहीं की जा सकती, किसी को प्रोफेशन से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी को किसी बिजनेस से नहीं रोका जा सकता। जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है वो सब के लिए है, तमाम सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं और तमाम सिटीजन जब चाहें जैसा चाहें प्रोफेशन ले सकते हैं। इसी तरह जैसा वो बिजनेस करना चाहें, एसेट्स लेना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये उनको फ्रीडम दी गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम आर्मीज, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आर्म फोर्सेस हैं, पहले ये प्रेरोगेटिव्स ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव्स था, मतलब कि बादशाह के पास ये राइट था, उसका ये उसकी ये पावर थी कि वो जबरी भर्ती कर सकते थे, आर्मी में जबरी तौर पर भर्ती कर सकते थे, जब चाहे वो किसी के साथ भी वॉर के लिए लोगों को भर्ती कर सकते थे। लेकिन बिल ऑफ राइट्स जो है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 जो है, उसने इस पर भी पाबंदी लगा दी कि
विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, किसी भी बंदे को आर्मी में भर्ती नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी मर्जी शामिल ना हो। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर्सनल सिक्योरिटी है। अब लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी गई। एक्चुअली ये जो मैग्ना कार्टा था या बिल ऑफ राइट था, ये जहाँ पर अभी जो सारा हमने डिस्कस किया, जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको एक नई राह या नई जहद दिखाती है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया रास्ता दिखाती है, तो वहाँ पर ये जो मीडिया है, ये जो अजहारे राय की आज़ादी है, अजहारे राय की आज़ादी है या पर्सनल सिक्योरिटी है, इसके लिए भी एक नया रास्ता खोला जाता है। लोगों को आज़ादी दी जाती है कि वो आज़ादाना तौर पर जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इससे पहले बादशाह ये कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देता था कि वो बादशाह को या बादशाह के इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज कर सके। अब चूंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे और वो सिटीजन्स ऑफ जो इंग्लैंड है वहाँ से इलेक्ट होके आते थे, अब उनको क्रिटिसाइज किया जा सकता था, क्रिटिसाइज किया जा सकता था और वो जो सिटीज़न थे वो क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद जो है पर्सनल सिक्योरिटी के मतलब थी बात। अब पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, तो ये बिल ऑफ राइट्स ने इसको भी सिक्योर किया है। ये तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689। इसके बारे में आज हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्कशन करनी हो, तो आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें व्हाट्सएप पे अगर होगा तो व्हाट्सएप पे, अगर जूम पे हम देखेंगे कि जूम पे हो गया तो आप लोग जूम पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे।